अगला सेशन है, सुधांशु उसको कर रहा है। ये पीएसयू की सेल है एक्चुअली। ये दशहरे में तो सेल खत्म हो गई, लेकिन अभी पीएसयू की सेल तो अपने यहाँ पिछले 2-2.5 वर्षों से खूब झूम के चल रही है। उसका ओपनिंग स्टेटमेंट दे के आप निकल जाएंगे। आपसे आग्रह ही है प्रोफेसर साहब, सुधांशु, इफ यू कैन हियर मी। सुधांशु जी, सुधांशु आप यहाँ, प्रोफेसर साहब उसको करके फिर निकलना चाहेंगे। आप अपना यू कैन जब इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट। हाँ, प्रोफेसर साहब चूंकि अभी हैं, जी तो इससे जस्ट पहले एक छोटी सी चीज मैं पूछ लूं कि जीएसटी की जो टैक्स रेजिम है, अब इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ, फे अकम्पली अच्छी या गलत जो भी थी, या गलत इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अभी ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल रेजिम थी और अब कोविड आ गया बीच में और अब ये सेटल हो गई है और रेवेन्यू अब बहुत इम्प्रूव कर गया है। और एक जीओएम जीएसटी काउंसिल ने पॉइंट की है कि फॉर रेट रैशनलाइजेशन एंड एड्रेसिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जीएसटी रैशनलाइजेशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि जीएसटी बुनियादी रूप से भारत जैसे गरीब देश के लिए सही नहीं है। मैं इस पे सन 86 से लिख रहा हूं, जब मॉडवैट इंट्रोड्यूस किया गया, कि असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है, असंगठित क्षेत्र इससे डील नहीं कर सकता है। जो आपका जो जीएसटी है, जो वैट था पहले, तो इसलिए नहीं डील कर सकता क्योंकि इसके लिए कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है, इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और वो हमारे असंगठित क्षेत्र में संभव नहीं है। और इस समय असंगठित क्षेत्र को हालांकि बाहर रखा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि वो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, वो इनपुट क्रेडिट दे नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक कोटेशन दूंगा, जो कि जब प्रेशर कुकर इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन थे, मिस्टर जगन्नाथन, जो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के भी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था 2018 में कि हम 5 यूनिट संगठित क्षेत्र में हैं और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है, और इसलिए बढ़ रही है कि असंगठित क्षेत्र से सारी जो डिमांड है वो हमारी तरफ आ गई है। तो 25 यूनिट जो असंगठित क्षेत्र के थे वो पिट रहे हैं, और ये आपको हर जगह आपको दिखेगा, चाहे वो जैसे मैंने कहा ई कॉमर्स और शॉपिंग सेंटर्स की बात है, वो चाहे जो टैक्सी एग्रीगेटर हैं और जो नॉर्मल टैक्सी स्टैंड है, हर जगह डिमांड शिफ्ट कर रही है। तो जीएसटी से बुनियादी रूप से प्रॉब्लम है, मेरा मानना है, और इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है क्योंकि ये लास्ट पॉइंट पे आपको कलेक्ट होता है, तो इसको एक लास्ट पॉइंट टैक्स बना देना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि लास्ट पॉइंट टैक्स कर देंगे तो कर की चोरी बढ़ जाएगी, पर मेरा मानना है कि अगर ये जो जीएसटी कलेक्शन है, वो अगर आप देखें तो 5% यूनिट 95% देते हैं और 95% यूनिट 5% देते हैं। तो अगर जो 95% जो यूनिट है वो 5% न भी दें, तो बाकी आपका जो जीएसटी कलेक्शन उसी तरह चलता रहेगा जैसे कि अभी चलता है। इसको लास्ट पॉइंट टैक्स बना देंगे तो सारा का सारा असंगठित क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, जो सारे जो इनपुट सर्विसेज हैं वो बाहर हो जाएंगी और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अभी जो 4 बिलियन फॉर्म्स हर महीने फाइल करने होते हैं, वो 40 मिलियन रह जाएंगे सिर्फ। तो जब सिंप्लीफिकेशन होगा तो उसको आप बेहतर ढंग से चला पाएंगे, और जो तरह तरह का इसमें करप्शन आ गया है इनपुट क्रेडिट वगैरह में, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये इसको रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और इसको एक लास्ट पॉइंट टैक्स बना दें, और खासकर ये जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर ज्यादा रखें, और जो कॉमन आइटम्स हैं उनको निकाल दिया जाए इससे जीएसटी से। तो इससे इकोनॉमी में भी तेजी आ जाएगी और असंगठित क्षेत्र में भी तेजी आ जाएगी, तो इकोनॉमी में और ज्यादा तेजी आएगी। तो ये बुनियादी रिफॉर्म है, इसके बारे में मैंने अपनी जीएसटी वाली किताब में लिखा है, जिसका नाम ग्राउंड स्कॉचिंग टैक्स है, और इस पे ईपीडब्ल्यू में भी 2 लेख आए हैं कि किस प्रकार से इसको कंप्लीटली रिवैम्प करना बहुत जरूरी है। और जल्दी से कह दूं, ये पीएसयू वाला जो जो सवाल उठाया था आनंद जी ने, तो मेरा मानना है कि जो पीएसयू हैं वो आप ढंग से सुचारू रूप से चला सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनको ऑटोनॉमी दें। मैंने देखा 1991 में जो 137 जो यूनिट थे सेंट्रल यूनिट, उसमें 35 में ना चेयरमैन थे ना मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो जानबूझ के पीएसयू यूनिट्स को कोलैप्स कराया गया, उनका प्रॉफिट खत्म कराया गया। जैसे एनपीसीसी है, एनपीसीसी ने इराक में 135 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई जिसका उनको पेमेंट नहीं मिला, तो जितना उनका इंटरेस्ट बर्डन है वो उसी की वजह से था। उसी तरह बीएचईएल है, उसने 500 मेगावाट का यूनिट लीबिया में लगाया और उसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसका बहुत सारा लॉस वहां पे ही हो गया। तो कुल मिला के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने दिखाई थी, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खत्म कर रहे हैं इस समय, और उसका असर फिर असमानता पे पड़ेगा और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज पड़ेगा। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे इसी मुद्दे पे अगर पूछ लें। जी हाँ।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आपने की, पीएसयू के बारे में जब बात कर रहे थे हम लोग, तो वो तो है ही, लेकिन स्पेसिफिक टू एयर इंडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी एविएशन सेक्टर में मानी जाएगी, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल जो 3-4 साल पहले इन्होंने डिसीजन लिया कि अब इसको प्राइवेटाइज करना है, और एक बिड नहीं सक्सीड की, इस बार सक्सीड की, जो 60,000 करोड़ का डेट बर्डन एयर इंडिया पे आ चुका था, जितने भी कारणों से हुआ हो पिछले 15-20 साल में, बल्कि उससे भी ज्यादा, मतलब लेट 90s से ही मैं समझता हूँ कि डिटेरियोरेशन शुरू हो गया था, इवन बिफोर द स्काईज वर ओपन। तो ऐसी हालत में एयर इंडिया के सेल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एयर इंडिया का जो सबसे बड़ी परेशानी आई वो इंडियन एयरलाइंस से उसको मर्ज किया गया 2007 में, और उसके बाद फिर जो मतलब आपने एक साथ बहुत सारे हवाई जहाज खरीद लिए, तो आपकी प्लानिंग नहीं थी कि किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होगा उन एयरक्राफ्ट का। तो ये जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है वो आपके जो डेट बर्डन से हुआ है, कि जो अगर आपका 60,000 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, तो उस पर अगर आप ये मान लें कि आपका 15% का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 4,000 करोड़ रुपए साल का तो वही हो गया। और वो मतलब जब फिर डेट बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसमें लॉसेज हैं वो और बढ़ते चले गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मिसमैनेजमेंट नहीं है एयर इंडिया में, मिसमैनेजमेंट भी एक हिस्सा है, लेकिन उसमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत किया, जो कि प्राइवेट एयरलाइंस उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगी, उतनी तनख्वाहें भी नहीं देंगी जो कि एयर इंडिया में तनख्वाहें दी जा रही थी। तो पब्लिक सेक्टर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था कि टुवर्ड्स लेबर आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एक प्रॉपर सैलरी देंगे, एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहां पे भी थी। लेकिन परेशानी क्या थी कि उसको सरकार ने मिसयूज किया। जब प्रधानमंत्री जाते थे, प्रेसिडेंट जाते थे, तो 2-2 प्लेन जो है वो डीकमीशन हो जाते थे, वो 2-2 प्लेन उनके लिए अलग से रख लिए जाते थे। तरह तरह से उसका मिसयूज हुआ, उसके जो फैसिलिटीज का मिसयूज हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, कि मिनिस्टर जो इंचार्ज है, जो सरकारी मुलाजिम है, तो जो ऑटोनॉमी देनी चाहिए थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, वो कभी नहीं दी, और इसी ने बहुत सारा लॉस हुआ। फिर इसमें करप्शन किया गया जानबूझ के, जैसे कि आपने देखा कई जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह थे कंपनियों के, उनके रिलेटिव्स ने कंपनियां खोल ली, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उन कंपनियों को बेचता था कम दाम पे, और वो फिर ज्यादा बढ़े हुए दाम पे और आगे बेचते थे। तो इस तरह से ये मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर को जानबूझ के कोलैप्स कराया गया, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट से एफिशिएंटली काम करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि फिर प्राइवेट सेक्टर की क्या जरूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस पे चलें। तो जैसे कि आपने देखा जब एमटीएनएल था 2007-8 में, उस समय मैं देख रहा था जब प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे टेलीफोनी में, तो हर महीने दिल्ली में ये खबर आती थी कि 5,000 लाइन डाउन हो गई और 1 किलोमीटर की वायर चोरी हो गई। तो कौन कर रहा था ये सारा काम? ये तो प्राइवेट सेक्टर वाले ही कर रहे थे, जिससे कि एमटीएनएल है उसकी साख खत्म हो जाए, लोग जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ झुकने लगे। तो इसलिए ये जोन रॉबिन्सन ने भी एक दफे लिखा था अपने डेवलपमेंट वाली किताब में कि जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होंगे तो वहां पब्लिक सेक्टर नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको मैनिपुलेट करेगा। और एक मैं और बात बताना चाहूंगा, जब हम लोगों ने ऑल्टरनेट बजट बनाया था 93, 94, 94, 95 में, तो अजीत सिंह जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वीपी सिंह जी की सरकार में, उन्होंने कहा था हमें कि पब्लिक सेक्टर को भी ब्राइब देने की जो वो होना चाहिए, क्योंकि वो ब्राइब नहीं देगा तो जो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो ब्राइब देना अलाउड होना चाहिए पब्लिक सेक्टर को, जिससे कि वो ऑर्डर्स वगैरह ले पाए। तो ये दिखा रहा है कि पब्लिक सेक्टर के हालात क्या हुए एज पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने पूरी कोशिश की कि पब्लिक सेक्टर में लॉसेस बढ़े, पब्लिक सेक्टर को जो मतलब एक तरह से दिखाया जाए कि ये तो काम नहीं कर सकता है, इनएफिशिएंट है। तो ये एक तरह से पूरा ये समझिए कि एक साजिश जैसा है कि पब्लिक सेक्टर को डाउन किया जाए। जी, आपने जो बातें कही उससे, चूंकि मैं सारी उम्र गवर्नमेंट में रहा रिटायरमेंट से पहले, दो बातें, एयर इंडिया का मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे थे। एक स्कीम हुआ करती थी इनकी लेट 90s में, बाद तक भी चली, कंपेनियन, फ्री कंपेनियन, मतलब आप एक बिजनेस क्लास का टिकट आपने सरकार की तरफ से लिया, and my wife could travel, a companion wife or somebody else could travel free in business class. So this was like a bonanza for all government employees. The rationale behind it I never understood. और दूसरा जो ये आपने और भी बात कही कि मिसमैनेजमेंट, और ये तो एक तरह से जो मिसमैनेजमेंट हो गया उसके बाद
ये समझा जाए कि जो हालत 3-4 साल पहले थी जब इन्होंने फैसला लिया, तो एक इनएविटेबिलिटी आ गई थी कि इसको आपको हाइव ऑफ करना ही है, बिकॉज स्काईज हैड बीन ओपन्ड एंड द सेक्टर हैड बिकम मेनली इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ। तो हमारे साथ हर्षवर्धन साहब आ गए हैं, जो प्रीवियस रहे, आप सब उनको जानते हैं, पहले सीईओ रहे वायुदूत के, और आतमजीत सिंह साहब हैं, वो फार्मर मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और डेटा इनके पास बहुत रहता है। तो सबसे पहले हर्षवर्धन साहब आपसे पूछना चाहेंगे, बिना कोई लंबा सवाल किए, कि एयर इंडिया के का ये जो सेल हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले 30 सालों से एक निरंतर प्रयास था, जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, कि किसी तरह से एयर इंडिया को बंद करा जाए। और ये शुरुआत कोई अभी नहीं है। अगर आप किसी न किसी फॉर्म में, वो सन 1990 से जब वीपी सिंह की सरकार थी, उसी टाइम शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि जब इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज क्रैश करा था, तो तत्कालीन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने बिना किसी लॉजिक के इंडियन एयरलाइंस के सारे A320 जहाजों को ग्राउंड कर दिया। और उसके बाद से इंडियन एयरलाइंस अगले 10 साल तक कभी उठ नहीं पाई। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई और एक वो प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर की डिबेट चली, जो ये आप जिसको आप एक मिक्स इकोनॉमी और लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि 91 से 99 के बीच में एयर इंडिया को कोई जहाज नहीं खरीदने दिया गया। जो आपका, देखिए, एविएशन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, खासतौर पे एविएशन सर्विस इंडस्ट्री है और हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है, और जहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इतना फास्ट है, तो वहां पे यू हैव टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी। अगर आप एयर इंडिया के जो हेडेज थे, जब एयर इंडिया वाज रेटेड एज द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, उनको देखिए तो क्या चीजें थी। ऑटोनॉमी टू दी लीडरशिप, जेआरडी टाटा चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर सीनियर ऑफिशियल्स थे। तो एयर इंडिया के लोगों को एक पूरी ऑटोनॉमी थी, दे कुड टेक देयर ओन डिसीजंस। दूसरा, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिया वाज ऑलवेज द लीड कस्टमर फॉर द न्यू एयरक्राफ्ट लॉन्च। 707 एयर इंडिया ने लॉन्च करा, 747 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया ने लॉन्च करा, A300 G4 एयर इंडिया ने लॉन्च करा, A320 लॉन्च करा। तो वी वर ऑलवेज रेटेड एज द मार्केट लीडर, और वो मार्केट लीडरशिप हमारी मार्केट परसेप्शन में और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा मानी गई। तो एयर इंडिया को पहली बार नहीं कि आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं। एयर इंडिया तो पहले से कंपटीशन फेस कर रहा था, और उस कंपटीशन में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों के सामने अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा रहा था। जहां तक मैं इस देश की एक प्रतिष्ठा की बात कहूं, तो सबसे पहले अगर हिंदुस्तान का कोई ब्रांड जिसने एक विश्व में हिंदुस्तान की एक हैसियत बनाई, वो सबसे पहला ब्रांड एयर इंडिया का था। और वो ब्रांड जिसको बार बार आप वो जेआरडी टाटा से जोड़ते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जेआरडी टाटा ने भी वो जो कुछ करा, वो एयर इंडिया में उस टाइम करा जब वो पब्लिक सेक्टर में आ गई थी। ये बात तो जरूर है कि एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन से पहले कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उन्होंने शुरू करी, और एक पायनियरिंग रोल था, क्योंकि मार्केट खुला हुआ था, दे वर द ओनली प्लेयर। अब हम लोग आज की डेट में तो कहते हैं कि क्यों हमने इतने लॉसेस थे, हमने वो प्राइवेटाइज करना जरूरी था। कोई ये नहीं चाहता कि 1953 में जब उनको नेशनलाइज करा गया, तो भी वो प्राइवेट सेक्टर के लॉसेस की वजह से नेशनलाइज करा गया। अच्छा, अभी थोड़ा सा विशेष सेक्टर में कहता हूँ कि आप ये देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस है, उनकी पिछले 20 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है, और वो अपनी रेवेन्यू के अगेंस्ट कितने लॉसेस करके और पब्लिक का कितना पैसा लेके भागे हैं। आप जेट एयरवेज को ले लीजिए, किंग फिशर को ले लीजिए, मोदी लुफ्त को ले लीजिए, जहाँ एयर इंडिया ने एक परफॉर्मेंस, उनके लॉसेस थे, अगर आप रेशियो देखें तो उनका कौन सी परफॉर्मेंस उनसे एयर इंडिया से कुछ बदतर ही रही है। एयर इंडिया कम से कम किसी का पैसा लेके नहीं भागी है। बाकी जो जेट एयरवेज, किंग फिशर, पैरामाउंट जितने भी हैं, उनमें भी जो पैसा फंसा है वो सारा पब्लिक का ही पैसा फंसा है, किसी का पर्सनल पैसा नहीं फंसा है। अब सवाल है कि एयर इंडिया को जब पहले 15 साल आपने उसको एक भी जहाज नहीं खरीदने दिया, फिर उसका रूट स्ट्रक्चर 70% मार्केट शेयर सन 2000 तक आते आते प्राइवेट एयरलाइंस के पास चला गया। इसलिए चला गया कि आपने एयर इंडिया को जहाज नहीं खरीदने दिए।
जो उनके प्राइम सेक्टर्स थे वो दूसरी एयरलाइंस को दे दिए गए। और फिर एक स्टेज आई जब मिनिस्टर्स ने डायरेक्टली इंटरवीन करना शुरू कर दिया कि जो एयर इंडिया के प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं उनको आप जबरदस्ती बंद करिए, और अगले दिन से वही फ्लाइटें जो हैं उस प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस ने चालू कर दी। अमृतसर बर्मिंघम का एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ही वो सेक्टर प्रॉफिट में जब तक नुकसान कर रहा है वो एयर इंडिया चला रहा है, जिस दिन प्रॉफिट में आता है आपने एयर इंडिया के मैनेजमेंट को बंद करा के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और इसमें मैं खाली मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ, पब्लिक सेक्टर में आप भी सरकार के आपने भी अपने सरकार का हवाला दिया। ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के लिए कि भाई यहाँ से फारिग होंगे तो वहां जाके बैठ जाएंगे, उसके लिए अपनी कुर्सियों पर बैठ के पब्लिक सेक्टर के लिए नुकसान करते रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की के लिए कहीं ना कहीं फातिया पड़ा है। अब जो मेजर मिलस्टोन राउंड द नेक आया वो जब प्रफुल्ल पटेल ने उस मर्जर को किया। उस मर्जर के खिलाफ हर आदमी ने कहा, तब तक एयर इंडिया कभी भी उस तरह का नुकसान नहीं कर रही थी जो आज की डेट में एयर इंडिया ने भुगता। क्योंकि जब आप उस मर्जर को उसको अगर आपको करना था तो उसको हैंडल करना था। दूसरी बात है कि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी बहुत सारे मर्जर जो है एयरलाइंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। जेट एयरवेज जो है सहारा के साथ मर्ज होने के बाद बैठ गई, किंगफिशर एयर डेक्कन के साथ मर्ज होने के बाद बैठ गई। तो जब वो आपके पास वो उदाहरण ऑलरेडी थे और उसके बाद आपने जानबूझ के एयर इंडिया का मर्जर करा तो कहीं ना कहीं वो आप एयर इंडिया के लिए एक जो है एक परेशानी का सबब बना रहे थे। फिर आइए चीफ एग्जीक्यूटिव पे। जो मेन पब्लिक सेक्टर में जो लोग रहे हैं उनको पता है कि जो मेन रोल होता है पब्लिक सेक्टर का वो चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। अब आप हर तीसरे 6 महीने में जो है पब्लिक सेक्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव को बदल रहा है। एक बीच में थोड़े समय के लिए रोहित नंदन एक थोड़े स्टेबलाइज पोजीशन में आए, 2-3 साल रहे। आप देखिए इमीडिएटली एयर इंडिया ने प्रॉफिट एक परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करी। उससे पहले भी जब भी प्रोफेशनल्स एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में रहे तभी बढ़े रहे। अब क्या होता है कि वो पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली आता है सबसे पहले तो वो देखता है कि कहाँ से तो उसको जो है कार ड्राइवर मिले और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मिले, और फिर वो एक ज्वाइंट किसी तरह फ्री ट्रेवल एयर इंडिया में है तो सबसे पहले वो एयर इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो है उसको पहले उसके खिलाफ चार्जेस लगा लगा के उसे निकलवाता और फिर उससे चार्ज ले लेता। अब ये हैंड ओवर काइंड ऑफ कंसेप्ट बन गया है कि अब तू जाएगा तो मैं ले लूंगा। पिछले 20 साल का अगर आप पब्लिक सेक्टर एयर इंडिया का डीजीसीए एयरपोर्ट अथॉरिटी इनका रिकॉर्ड देखें तो एक वो म्यूजिकल चेयर बन गई, एक आ रहा दूसरा जा रहा है, वो एक दूसरे को हैंड में डाउन टाइप अप्रोच कर रहा है। अब प्रोफेशनल ऑपरेशन की बात है तो देखिए सवाल खाली जहाजों का नहीं है। एयर इंडिया एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आप देखिए कि जो एक अच्छे पायलट को डेवलप करने में आपको 5 से 7 साल लगते हैं। सडनली गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आता है, वो कहता है कि साहब अगले 3 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो आपको टेक्निकल जगह भी जरूरत है तो भी आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। अब हालत ये है कि आज की डेट में एयर इंडिया में या तो 55 साल से ऊपर के 10-20% लोग हैं या फिर जो है 20-30 साल के वो जो टेम्परेरी और कैजुअल लोग हैं वो बचे हैं। अभी मर्जर भी अभी जो प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज जिस एयर इंडिया की मैन पावर को एक्सेस बताते हैं उसी मैन पावर को लेके आएगा कि उसको रिप्लेस कहाँ से करें, क्योंकि आपने एक सक्सेशन प्लान या ग्रोथ प्लान बनाया ही नहीं है। अब रही बात सरकार की, तो सरकार ने जानबूझ के बदले एयर इंडिया ही नहीं सारे पब्लिक सेक्टर के साथ है 90% पब्लिक सेक्टर जो हेडलेस है। और हालत अब ये आ गई है कि पहले तो यही होता था कि साहब चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, अब तो डायरेक्टर लेवल तक हेडलेस है। फिर एक और चीज देखिए कि पब्लिक सेक्टर में पिछले 20 सालों में एक नया ट्रेंड चला है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो है बिजनेस प्रोक्योर करेंगे, उसके बदले आपको 10% या 15% का कमीशन मिलेगा। तो जब से आपने वो पॉलिसी बनाई सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक पब्लिक सेक्टर को पकड़ती है, उससे उसका लेटर हेड लेके बिडिंग कर देती है और उसके नाम पे जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ यूजिंग दिस इज ओनली लेटर हेड मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे आप जो है उस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक एफर्ट है। अच्छा अभी क्या सिचुएशन है कि जितनी सरकारें आती हैं बाहर जब तक बाहर होती हैं तो पब्लिक सेक्टर के लिए कहती हैं,
जो पिछले 40-50 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ता मिली, उसमें पब्लिक सेक्टर का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। क्यों रहा? क्योंकि जहां पे पब्लिक सेक्टर ने अपनी इकाइयां लगाई, वहां कोई जाने को तैयार नहीं था। आज वो सब वायबल हो गई हैं, आज वो वहां पे सब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हो गए हैं, उनकी डिमांड हो गई है। तो अब आज उनके 50 कस्टमर हैं, उस टाइम तो कोई वहां पे जाके सर्वे करने को जाने को तैयार नहीं था। मुझे बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता तो नागालैंड में कहाँ कागजों की फैक्ट्री लगती, बेलाडीला में कहाँ पे कोयले की फैक्ट्रियां लगती। तो बेसिकली क्या है कि पब्लिक सेक्टर उस टाइम ऐसी जगह गया और जहां पे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर, ट्रेनिंग, ऑल कॉस्ट वर तो हाई। कमिंग बैक टू एयर इंडिया, बेसिक इशू ये है कि आपने उसको डेलिबरेटली, अभी आपने क्या करा है, अभी आपने सारे जितने उसके रियल एस्टेट एसेट्स हैं उनको हाइव ऑफ कर दिया है। क्योंकि इस सरकार की शुरू से मंशा ये रही है और पब्लिक सेक्टर में आम धारणा है कि जितना पब्लिक सेक्टर के पास लैंड बैंक है, उन पब्लिक सेक्टर्स को सबसे पहले आप प्राइवेटाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे लाइए और किसी तरह से वो स्पेशल पर्पल व्हीकल्स में उनको लैंड बैंक को डालिए और किसी तरह से उसका एक रास्ता बनाइए। आपको सबको पता है उसका क्या पर्पज होता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि एयर इंडिया को आपने डेलिबरेटली, उनकी भी कोई मतलब कमी नहीं है, पर आप कमी आप तब मानेंगे जब जिस एयरलाइंस का टाइम टेबल का मिनिस्टर अप्रूव कर रहा है, जिस एयरलाइंस के पायलट के रिक्रूटमेंट के लिए जो है डेट मिनिस्ट्री अप्रूव कर रही है, मुझे बताइए वो कहाँ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रह गया। अच्छा, एक और दूसरी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बार बार लोग कहते हैं, और वो इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी आपने, अब प्रधानमंत्री नॉर्वे गए तो उन्होंने कहा जी ओस्लो के लिए फ्लाइट चलेगी, एयर इंडिया ने अगले दिन फ्लाइट शुरू कर दी। उसका एक डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो आपकी जो डिप्लोमेटिक, यू आर यूजिंग इट एज ए डिप्लोमेटिक आर्म। अभी आपका इवैक्यूएशन है, इवैक्यूएशन में जब आपको एयर इंडिया की जरूरत पड़ती है तो एयर इंडिया क्योंकि नेशनल कैरियर है, यू गेट परमिशन, इंश्योरेंस ऑल्सो परमिट्स यू। अब आज की डेट में जब आप एयर इंडिया को हटा देते हैं और प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उनको उस कमर्शियल ऑपरेशन को करने के लिए अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, फिर जो एयर इंडिया एक, जैसे आप यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। ये जो एयर इंडिया की एक तारीफ हुई कि इस तरह के मिशन जब आते हैं तो एयर इंडिया ही काम आता है, कहीं इवैक्यूएशन हो या कोविड के टाइम में वंदे भारत सर्विसेज हो, तो मेरे को जहां तक समझ है कि ये जो भी सर्विसेज एयर इंडिया ने प्रोवाइड की उसके लिए गवर्नमेंट से उसको पूरा पेमेंट मिला होगा। देखिए ऐसा है कि तो अगर कल को मान लीजिए यही और सरकार का ही पैसा है वो एयर इंडिया पे खर्च हो, या एयर इंडिया मतलब, या वो वही पैसे से वो किसी प्राइवेट एयरलाइन से वही काम कराएं, तो दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहली बात तो ये है कि जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है तो नेशनल कैरियर के लोग आगे आते हैं। प्राइवेट एयरलाइंस इस बीच में उनसे भी अप्रोच करा सरकार ने, उनमें से कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। एक दो बार बाद में जब सब नॉर्मल हो गया तो कुछ लोगों ने जरूर फ्लाइटें करी। अब सवाल है कि जब वो होता है तब क्या होता है। अभी अफगानिस्तान में एवेक्यूएशन हुआ तो अभी आप ये देखिए, मतलब मैं एयर इंडिया वाला नहीं कह रहा हूँ, जब अफगानिस्तान के एक्चुअल ऑपरेशन चल रहे थे जिसमें जो ये अमेरिकन फोर्सेज वहां कर रहे थे, वहां 1 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी 10-10 रुपए में हुई। अभी बाढ़ आ जाती है, दिल्ली जयपुर का जो है किसान आंदोलन में रास्ता बंद हो जाता है, तो जो प्राइवेट कैरियर है वो 2,000 रुपए के टिकट को 20,000 रुपए का कर देते हैं। तो ठीक है, वो सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो देगी। तो अभी तो एयर इंडिया को कह दिया कि तुम 500 रुपए ले लो, और जब वो सरकार, जब कल को वो सिचुएशन आती है, वो कहेंगे साहब मुझे तो 50,000 रुपए पर सीट चाहिए, तो 50,000 रुपए पर सीट आप देंगे और एडवांस में देंगे। एयर इंडिया को 5-5, 10-10 साल तक आप पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे आपने खुद ही बताया लीबिया में उसका BHEL का पैसा फंस गया, NPCC का पैसा इराक में फंस गया, तो उन्हें, उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं था। अभी HAL में आपने HAL से जो है इस कंपनी को खरीदवा दिया, उससे उसे खरीदवा दिया। मतलब ये जो लॉसेज पब्लिक सेक्टर के, ये पब्लिक सेक्टर के नहीं, ये सरकार के लॉसेज है। जी जी साहब, आपके पास फिर आएंगे, अभी बने रहिए। आतमजीत सिंह जी, आपसे आपके पास आते हैं। पहले तो ये बताइए कि साहब गाजीपुर में क्या माहौल है अभी? माहौल तो पूरे हिंदुस्तान का अभी बहुत ज्वलंत है। लखीमपुर में जो हत्याकांड हुआ जी, इसमें देश के
डिप्टी होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी की 3 गाड़ियां किसानों के ऊपर चढ़ गईं और उनको कुचल कर निकल गई। उसका वीडियो भी बाहर आया। उससे पहले जो गोदी मीडिया था वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वहां पे तो किसान उपद्रवी थे, उन्होंने कुछ उनको उकसाया और गाड़ियों पे उन्होंने आग लगाई और उनको लाठी से मारा, तो उसकी एक्शन रिएक्शन में कुछ हुआ। पर वो जब वीडियो बाहर आया तो उसमें ये क्लियर हो गया कि किसान तो बेचारे अपने घर जा रहे थे और वहां जो उनके पुत्र थे आशीष मिश्रा टैनी, उनके जगह जगह पोस्टर बैनर लगे थे। 138 विधानसभा का इलेक्शन लड़ने की तैयारी थी, इसीलिए उन्होंने वो दंगल टैनी गांव में ऑर्गेनाइज कराया था केपी मौर्य के लिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के लिए। जब उनको लगा कि उनका ये दावेदारी जो है वो खराब हो जाएगी, तो उन्होंने उस पर एक अपना गुस्सा उनके आपे से बाहर हो गए और अपने 2 साथियों अंकित दास और लखनऊ से उनके एक और साथी आए हुए थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जबरन ये निहत्थे किसानों पे गाड़ी चढ़ा के और करीब 5 लोग मार दिए और उनके भी 2 लोग मारे गए। कहते हैं कि पुलिस वालों को हवाले कर दिया गया था उनको जिंदा। उसके बाद वो कैसे मरे ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है। तो काफी कुछ हो रहा है, तो हम लोग नजर बनाए रखे हैं हर चीज पे। और जैसे जैसे हम लोग आंदोलन में, आपको पता है कि जब आंदोलन लड़ा जाता है तो षड्यंत्र रचे जाते हैं सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। तो कहीं तो उसको हिंदू सिख की बाइनरी से भी देखा जा रहा है कि सिख ही आंदोलन में है, तो क्यों ना इस समुदाय को फिर से 84 की तरह टारगेट करके उनको आहत किया जाए। पर ये आंदोलन उससे बहुत बड़ा है, ये एक जीविका का आंदोलन है, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसका आज हम लोग इस प्रोग्राम में भी बैठे हैं पीएसयू सेल को लेकर। तो हमारे साथ ट्रेड यूनियंस भी जुड़ी हुई हैं काफी, और मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है पीएसयू की भी। तो मुझे कल आनंद जी ने कहा कि आप पीएसयू पे बोलें, तो मैंने कहा ट्रेड यूनियन से मुतालिक जितनी चीजें होंगी मोनेटाइजेशन की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी। तो ना, हाँ, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड समवॉट रिलेटेड बात करेंगे आपसे। एक तो किस किस को रोया जाए, जैसा हर्षवर्धन साहब ने भी कहा, और 20-25 साल से एयर इंडिया के साथ जो किया गया, और भी पीएसयू की बात करेंगे, पहले एयर इंडिया की बात कर लें। जी 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 जी। तो वो एक कहा जाए कि एक हालात ऐसे बना दिए गए, अब बन गए थे कि अब 50-60 हजार करोड़ का आपके ऊपर डेट बर्डन है और 20 करोड़ रोज का घाटा जी। तो एक तो ऐसे हालात में आप सेल को कैसे देखते हैं, एक जी। और दूसरे इसका ये है कि 1 साल तक किसी को रिट्रेंच नहीं कर सकते टाटा वाले, 1 साल के बाद वीआरएस देना शुरू कर सकते हैं जी। और स्पेशली ग्राउंड स्टाफ का और इनका ये एजिटेशन एक शुरू होने के कगार पे है। उन लोग का ये मेडिकल बेनिफिट्स, हाउसिंग सबसे बड़ा एक इशू बन गया है। वहां जो तमाम लोगों के पास गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड हाउसिंग है, उसका क्या होगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंसेस जो कट किए गए थे और रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब बड़े मुद्दे उठ रहे हैं। तो ये जो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो इम्पैक्ट होगा, इसको कैसे देखते हैं? दोनों चीज के बारे में आप अपनी राय बताएं। देखिए, शुरुआत में यहाँ से करूंगा कि हिंदुस्तान की जो सरकार है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है वी आर अ वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का पहला दायित्व होता है कि वो बॉटम अप अप्रोच रखे। जो आपके बॉटम में सबसे कुचले निचले और गरीब, बेरोजगार और अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको सशक्त करना, उनको एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, यही इस गवर्नमेंट का दायित्व है। पर पिछले जैसे कुछ वर्षों में हमने पिछले 7 सालों में देखा कि सरकार का रवैया ना वेलफेयर स्टेट का है, ना एक सोशलिस्ट स्टेट का है, ना वो ये सोचती है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं सब बराबर। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी सामने आई। जब गुजरात के सीएम थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उस टाइम जीएचपीएल को लेकर जो ये केजी बेसिन पे गैस फाइंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकला, जिसमें मुकेश अंबानी को इन्वॉल्व किया गया, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में केजी बेसिन में लॉसेस हुए और 6000 करोड़ रुपए का कहीं बताते हैं, एक सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें घपला हुआ और जीएचपीएल से जबरदस्ती उस लॉसेस को पूरा कराया गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए चीफ मिनिस्टर से, तो उसी जीएचपीएल का लॉस जो है वो मेरा ख्याल से ओएनजीसी या गेल किसी एक कंपनी के साथ, एलआईसी शायद, एलआईसी ने जीएचपीएल का लॉस 6000 करोड़ रुपए का पूरा किया, इंटरेस्ट फ्री लोन देके उसको कंपनी को ही टेक ओवर करवा दिया गया। तो ये एक मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट गुजरात से जो शुरू हुआ, वो अब हिंदुस्तान पे पूरा काबिज हो गया है। और जिस तरीके की ये मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाया गया है,
मैं आपको कुछ आंकड़े इस पे देना चाहूंगा। मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया था कि 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट, जिसमें चेन्नई, भोपाल, बनारस, वडोदरा और 40 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, रेलवे के स्कूल्स बच्चों के और रेलवे कॉलोनी जिसका आपने भी बात किया, उनके विकास, आवास विकास का जो योजना थी रेलवे की, वो सब प्राइवेटाइज की जा रही है। उसका प्राइवेटाइजेशन का मेन कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जुलाई में, जब ये कोरोना काल में हम लोग सब लॉकडाउन में थे, और उन्होंने कहा कि देयर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। बट क्या ये जो 6 लाख नौकरियां या 6 करोड़ लोगों की नौकरियां जो हाथ से चली जाएंगी, क्या उसका बंदोबस्त किया है सरकार ने? वीआरएस तो चलिए दूर की बात है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि अभी तक 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन लागू नहीं हो पाई है। 80% स्टेट्स में 7th पे कमीशन नहीं है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोड़कर। और 6th पे कमीशन के जो महंगाई भत्ता है 28% के हिसाब से जो तय किया गया था जून 2021 में, अभी तक वो महंगाई भत्ता भी नहीं दिया गया है वहां के एम्प्लॉइज को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो बहुत सारी दुविधाएं, किसानों के गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए पिछले 7 सालों में, फसल की उपज का दाम नहीं मिलता, और उसके बाद ये पीएसयू सेल, पहले लास्ट ईयर उन्होंने कहा 1.5 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन की जाएगी, अब इस बात को निकल के आ रहा है कि ये 6 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन है। क्या इस देश को, पूरा देश को बेचने का कारोबार बना लिया है सरकार ने? आपने देखा अभी परसों की न्यूज में आपको बताता हूं, कोल इंडिया की न्यूज थी कि कोल की प्रॉब्लम हो गई है। 165 गीगावाट के पावर प्लांट्स हैं कोल ऑपरेटेड, जो 56% एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनका 135 गीगावाट की कोल, जो 135 किलोवाट के स्टॉक में क्रिटिकल स्टॉक है, कोयला अवेलेबल नहीं है। इंपोर्टेड कोल यूनिट्स जो गुजरात में टाटा की और अदानी की हैं, उसमें कोल एक्सचेंज में 20 रुपए यूनिट स्टेट गवर्नमेंट को जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इंडोनेशिया की खदानों की वजह से $50 का इंपोर्टेड कोल पर टन जो है आज की डेट में $150 पर टन बिक रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी है क्या, और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को कफअप करने के लिए अमाउंट, उनको निस्तार करने के लिए, उनको बिल्कुल नाताबूद करने के लिए, उनके कॉफर्स को खत्म करने के लिए किस तरीके से उनसे पैसा लिया जा रहा है। जब जीएसटी देने की बात आती है तो सारी स्टेट गवर्नमेंट कहती है किसी का 60,000 करोड़ बकाया है, किसी का 36,000 करोड़ बकाया है। जीएसटी में पहले 5 साल में उनको एक इंक्रीमेंट हर साल देना था, वो कोरोना के चलते, कोविड के चलते पुरानी पेमेंट तो छोड़िए, वो पुरानी पेमेंट भी नहीं मिली, तो इंक्रीमेंट तो उनको जीएसटी का जो लॉस गैप है वो कैसे पूरा किया जाएगा। और जब तक जीएसटी का शेयर स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था जीएसटी इंप्लीमेंट करने से पहले, अगर वो पैसा उनको टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, अपनी सड़कों को, रोड ट्रांसपोर्ट को कैसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि एनएचएआई का 1.6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उसमें बड़ी एग्रेसिवली वो कहते हैं कि हम लोग इतने किलोमीटर की सड़क रोज बनाते हैं। 26,700 करोड़ रुपए का निजीकरण किया जा रहा है। आप अपने घर से निकलिए, आप एक टोल प्लाजा या टोल ब्रिज वाली सड़क लीजिए, और एक आप अपनी कॉलोनी की एक छोटे गांव में जाने की, एक छोटे शहर में जाने की एक 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर रोड लीजिए, आपको कहीं सड़क नजर नहीं आएगी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। तो इसका मतलब है कि एनएचएआई सिर्फ उन सड़कों पे काम कर रहा है जिन पे वो मोनेटाइज कर सकता है, जिन पे वो टोल कलेक्ट कर सकता है, जिन पे वो पैसा कलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा कहीं भी आपको डेवलपमेंट के नाम पे, छोड़िए सड़क के नाम पे, सड़क नजर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं, और यही बात ट्रांसमिशन पे भी है, 28,608 सर्किट किलोमीटर ऑफ पावर ट्रांसमिशन 45,200 करोड़ रुपए में मोनेटाइज की जा रही है, और उसमें से 39,832 करोड़ विल कम ओनली फ्रॉम 6 गीगावाट पावर जनरेशन एसेट्स। जो ये पावर जनरेशन एसेट्स क्रिएट किए गए, ये आपके और हमारे टैक्स के पैसे से कलेक्ट किए गए। उसको मोनेटाइज करके सरकार फिर से वो पैसा इकट्ठा करेगी, और फिर वो किस वेलफेयर स्कीम में लगाएगी ताकि उस पैसे को फिर मोनेटाइज किया जाए। ये तो एक विशियस सर्कल है कि जैसे कि मैंने आपको किसान आंदोलन में बताया, हम लोग आज के टाइम में कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण,
ये एक सर्कल बन गया है। उसीलिए पैसे से सत्ता और सत्ता का पैसा, कि पैसे से आप सत्ता में जाइए, आपके पास पैसा है, आप इलेक्शन लड़िए, आप सत्ता में जाइए और सत्ते से आप पैसा कमाइए। तो सरकार तो ये व्यापारियों की हो गई है। ट्रेड यूनियंस यहां कहती हैं कि हम लोगों को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा LIC से, GAIL से, SAIL से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो हम लोग जाएंगे कहां, हम अपने बच्चे कहां पालेंगे? हेल्थ फैसिलिटीज आपने प्राइवेटाइज की, आज हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हाल है? आपने एजुकेशन प्राइवेटाइज की, कितने बच्चे, आपने देखा कोरोना के बाद 60% किड्स हैव, उन्होंने डिसाइड किया, उनके पेरेंट्स ने उनको वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला, क्योंकि आज की डेट में उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। अब हम टेलीकॉम का देख लीजिए, 35,100 करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन हो रहा है 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर, जिसमें 14,917 खाली सिग्नल टावर्स जो है BSNL के इन्वॉल्व, 14,917 करोड़ के खाली सिग्नल टावर्स हैं BSNL के। मुझे एक कंपनी बता दीजिए टेलीकॉम की जिसने प्रॉफिट कमाया हो। इस देश में 8,77,000 करोड़ के NPAs माफ कर दिए गए, 8,33,000 करोड़ के NPAs बैड बैंक में क्रिएट कर दिए गए, यानी कि टोटल 17,10,000 करोड़ का कर्जा माफ हो गया उन आदमियों का जिनकी इनकम डेली की 1,000 करोड़ रुपए है। सर्वे आया, अदानी जी की इनकम 1,000 करोड़ रुपए पर डे की है, मुकेश अंबानी की इनकम 761 रुपए पर 1 करोड़ रुपए पर डे की है, एक किसान की आय 27 रुपए प्रति दिन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आय 600 से 800 रुपए प्रति दिन है। तो इतना गैप है। और लोन किसका माफ किया जा रहा है? लोन माफ किया जा रहा है उन पूंजीपतियों का, डिफॉल्ट वो करते हैं, उसका खामियाजा कौन भुगतते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फार्मर्स, प्राइवेट स्मॉल बिजनेसमैन, ये लोग खामियाजा भुगतते हैं। क्यों भुगतते हैं? इतना स्क्यूड जो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ये किसकी देन है? ये सवाल खड़ा होता है। जी, आपके पास फिर आएंगे पब्लिक सेक्टर से ही रिलेटेड। थोड़ा एक अलग हटते हुए हर्षवर्धन जी आपसे एक सवाल करूंगा कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए, जिसके पास एयर इंडिया जैसी लेगेसी थी एक समय, वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, और फिर हम लोगों के एयरपोर्ट का भी इम्प्रूवमेंट हुआ, चाहे प्राइवेट हैंड्स के ही थ्रू हुआ हो, तो एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे और बायलैटरल एग्रीमेंट भी बहुत सारे हम लोग ने ऐसे किए जो एयर इंडिया के फेवर में नहीं थे, उसको ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो क्या अब टाटा के को सेल करने के बाद, जो कि इट्स बेसिकली नाउ टाटा मींस 4 एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा एंड एयर एशिया, इसका एक सम काइंड ऑफ इनफॉर्मल मर्जर या जो भी हो, एक ही हेड के अंडर है, तो क्या यहाँ पे दिल्ली या मुंबई में एक इंटरनेशनल हब बनने की चांसेस कुछ हो पाएंगी, और क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल हब बनने के चांसेस इसलिए नहीं है कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करा गया, इंटरनेशनल हब बनने के चांसेस इसलिए कि इंडिया का पोटेंशियल है। ये जो हमारी ग्रोथ हुई है वो ट्रैफिक पोटेंशियल से हुई है, विच वाज लेड बाय IT एंड अदर इकोनॉमिक पैरामीटर। जो हमारी एक नॉन स्टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ रही 2002 के बाद से, उसने जो हमें ग्रोथ दिया, और हमारा जो IT मूवमेंट हुआ, तो जो एयर ट्रैफिक की ग्रोथ हुई है वो उस वजह से हुई है क्योंकि उस लेवल की डिमांड आ गई है। तो उस, एंड वी आर ए कैप्टिव डिमांड जनरेशन, जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन डाइवर्शनरी ट्रैफिक, जिसे हम 5th और 6th फ्रीडम ट्रैफिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगापुर है, तो सिंगापुर चाह के भी जो है 10-20 लाख पैसेंजर उठ के नहीं बेच सकता। हम लोग जो है, हमारी अपनी कैपेसिटी है उस ट्रैफिक को जनरेट करने की। तो जो हब बनने के चांसेस है वो उस वजह से है। जहां सवाल है बायलेटरल्स का और अदरवाइज, उसमें तो गवर्नमेंट को बड़ी फ्रीडम हो गई है। पहले वो उनके लिए हमेशा एयर इंडिया चाहे एक नोशनली ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, या कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता था कि इससे इंडिया के, मतलब एयर इंडिया के इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होंगे। अब तो वो उनके लिए फ्रीडम है, क्योंकि अब तो कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन रही नहीं है, तो बायलेटरल्स को वो जैसे चाहे प्रफुल्ल पटेल ने एक लेवल तक उसमें अपना इंटरवेंशन करा। अब तो फ्री इंटरवेंशन है, जैसे चाहे देखिए सैया बने कोतवाल, अब किस बात का डर वाले हाल हो गया है।
सवाल ये है कि जो अभी आपने शुरू में मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जो है आप उन सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं पैसे देके। अभी मेरे मित्र ने अभी बता दिया कि जो कोल जो है दूसरी जगह 2 रुपए यूनिट बिक रहा था, वो आज 20 रुपए यूनिट सरकारी कंपनियां खरीद रही हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में एयरलाइंस में जो आपका एक इंटरवेंशन रोल था, अभी ये तो एक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल कोर्स में देखें अचानक जो है फेयर्स बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास अभी क्या इंटरवेंशन था कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स आप बढ़ा दीजिए, एयर इंडिया के फेयर एक स्टेगनेंट रखिए, तो कम से कम पैसेंजर सफर नहीं करेंगे। आज की डेट में तो जहां बाढ़ आएगी वहीं पे आदमी एक तो बाढ़ से लुट रहा है, उसके बाद वो आने जाने के रास्तों से लुटना शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये, दूसरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी आप सड़कों का कंपैरिजन हो रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट एनएचएआई का एक जगह हो रहा है, दूसरी जगह जो दूसरी सड़कें उन पे नहीं हो रहा। पर कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जहाँ पे आप टोल भी दे रहे हैं और सड़कों पे फिर भी पत्थर घूम रहे हैं, तो वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं आज की डेट में। मतलब जो जैसा है वैसा चले जा रहा है, कोई किसी चीज का वो नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन में जो बार बार लोग कहते हैं कि सर एफिशिएंसी, मुझे प्राइवेट सेक्टर के एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन दिखा दीजिए। टेलीकॉम सेक्टर की बात करी गई, टेलीकॉम सेक्टर में एक्सपेंशन हुआ, कितना जबरदस्त लॉस है, बार बार आप उसको एक सपोर्ट देते हैं, पैकेजेस देते हैं। तो जहां तक एयर इंडिया का सवाल है या किसी भी पीएसयू का सवाल है, अब पीएसयू के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, आपके यहाँ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। जो पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन की चैंपियन दुनिया में थी वो मार्गरेट थैचर थी। तो सन 80 से 82 के बीच में उन्होंने एक अपने आप को प्राइवेटाइजेशन के चैंपियन के तौर पे स्टैब्लिश करा, और उन्होंने करा भी। दिलेर स्त्री थी, मुझे उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। पर सन 80-82 के इंग्लैंड की हालत देखिए और आज के इंग्लैंड की हालत देखिए। मतलब जैसे ही आपने उन्हें प्राइवेटाइजेशन करा, अगले 20 साल में उनकी इकोनॉमिक हैसियत खत्म हो गई। जिस जिस देश में आपको एक, अभी अमेरिका में सारा जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो प्राइवेट सेक्टर में है, यूरोप में प्राइवेट सेक्टर है, इंश्योरेंस है। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा वो कंट्री सफर करे जहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर की थी। हम लोग पहली बार एक इकोनॉमी, मतलब ये हम प्राइवेटाइजेशन करते रहे हैं, और पिछले 5-7 साल में इस सरकार ने जानबूझ के पब्लिक सेक्टर सर्विसेज को डिस्ट्रॉय करा और सिविल सर्विसेज को डिस्ट्रॉय करा। पहली बार आपने देखा कि कोरोना के टाइम में जब एक इमरजेंसी इंटरवेंशन की जरूरत थी, क्राइसिस मैनेजमेंट में इंडियन गवर्नमेंट की टीम दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी, पहली बार हम लोग फेल हुए। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो हमारी टीम थी, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, चाहे साइक्लोन आए, वी वर द बेस्ट टीम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टुडे दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सफर्ड। तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक पब्लिक को दूसरे रास्ते से उसकी जेब काटने का तरीका है। मुझे इससे ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। ये तो यहीं पे मैं आपसे, आप दोनों लोगों से ये सवाल पूछूंगा, और इसलिए क्योंकि मैं खुद 38 साल सरकार में रहा हूं, और जैसा माना जाता है कि सरकार में लोग काम नहीं करते, तो लोगों से मुझे मतलब नहीं है। हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे, बिकॉज एयर इंडिया में भी पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट, इसको आप सब लोगों ने माना कि ये इसका मुद्दा बना, खास इसके डाउनफॉल का। तो ये तो फैक्ट है कि कोई भी सरकार रहे यहाँ पे, और किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं है, तो सरकार में प्रीमियम ऑन परफॉर्मेंस एंड अकाउंट है नहीं, और अकाउंटेबिलिटी नहीं के बराबर है। तो ऐसे में अगर प्राइवेटाइज नहीं करना है, जैसा कि आप लोग का मत है, तो ये इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी कैसे? देख, बहुत अच्छी बात आपने, फिर इस पे उसमें मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा जी। यही सवाल आपके लिए भी रहेगा आतमजीत सिंह साहब। हाँ, पहले हर्षवर्धन जी बोलने फिर जी 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 जी। हाँ, एयर लंका के तो पहले सरकार ने प्राइवेटाइज करा, मतलब उन्होंने एक जॉइंट वेंचर करा एमिरेट्स के साथ, वो बहुत अच्छा चला, और एक स्टेज पे आके फिर उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो उस समय मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, किसी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, तो मैंने कहा था कि देखिए पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो टॉप लीडरशिप है, और आज की डेट में वो जो टॉप लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे आके
हो गई है। 1980 में इंदिरा गांधी ने तय करा कि पब्लिक सेक्टर को ठीक करना है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों की बात नहीं करूंगा, ओएनजीसी उनमें से एक था, पर एयर इंडिया को क्योंकि मुझे व्यक्तिगत अनुभव है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने एक बैंकर रघुराज को बुलाया और कहा कि भाई ऐसा वहाँ बड़ा मैस है, आप जाना चाहेंगे? तो वो चले गए। और जब उनको अपॉइंटमेंट दिया गया उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई 1 साल में तो सुधर जाना चाहिए, विच वॉज द काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि आपको 1 साल का टाइम है। उसके बाद इंदिरा गांधी उनको हर महीने मिलने के लिए 1 मिनट का टाइम देती थी और सिर्फ इतना कहती थी कि एक महीना हो गया। मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल, मतलब ये मेरी पर्सनल नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिर्फ इतना कहती थी, वो अपना बड़े कागज वागज ले जाते थे और वो कहती थी 1 महीना हो गया। फिर दूसरे महीने का 2 हो गए, तीसरे कहा 3 हो गए और चौथे कहा 8 महीने बचे हैं। मतलब चौथे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 8 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं। अब वो चेयरमैन को नींद ही नहीं आती थी। और छठे महीने जब उन्होंने जाके कहा कि हमने प्रॉफिट ला दिया है, तब उसके बाद उन्हें 1 मिनट की बजाय 4 मिनट का टाइम मिलना शुरू हुआ। तो ऐसा ये कहना कि साहब ये नहीं हो सकता, जब एशियन गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो दिल्ली के सेंट्रल होटल पे जाके इंदिरा गांधी खड़ी हुई, वेदर आ रही थी अपने फार्म हाउस से, और बोली, एक अपने किसी सेक्रेटरी से कहा कि यहाँ नोट कर लो, हम 3 महीने बाद आएंगे। और वहां वो एक बेचारा अदना सा जीएम था, ये बड़ा नॉइज आ रहा है। हाँ, कुछ यहाँ कोई नॉइज, वो नेहरा साहब का पंखा आवाज कर रहा है। नेहरा साहब अपने आप को म्यूट कर लें। तो अभी क्या है, तो क्या होता है, तो वो उससे जीएम से कहा 3 महीने बाद हम आएंगे, तो ये सब जरा बनावा दिखे। तो भाई साहब तीसरे महीने वो होटल ऑपरेशनल था। जो पीछे क्या था, तो जब लीडरशिप ये तय कर लेती है कि उसको सुधारना है, तो अभी जो आप एक नए भारत, शाइनिंग इंडिया, अच्छे दिन, वो सब कह के आए हैं, ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए आप किसी पब्लिक सेक्टर की इंटरनल पॉलिटिक्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और मैं हिंदुस्तान के सारे प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट को, जितने टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे मित्र रहे हैं या परिचित रहे हैं, उनको भी सबको जानता हूँ। कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। जी जी, आत्मजीत सिंह साहब, आप मैं पॉलिटिक्स से ज्यादा जो मैंने सवाल उठाया था वो ये कि अकाउंटेबिलिटी है नहीं, और इसी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम में देखना है कि चूंकि पब्लिक सेक्टर का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है, तो क्या ये ठीक होगा कि कुछ हाई एंड सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ उन्हीं को प्राइवेटाइज किया जाए या एकदम नहीं किया जाए? या ये जो मुद्दा है कि भाई स्टाफ को किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कहूंगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी की कमी तो बहुत है। आप क्या नहीं, जब ये नवरत्न बनाए गए थे तो उनको फ्रीडम इसीलिए दी गई थी कि वहां पे उनकी इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी हो। पर वो इवेंचुअली दे अगेन बिकम द डिपार्टमेंट, आई मीन द सेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं वो किसी हद तक सच है कि हस्तक्षेप जो रहता है रिक्रूटमेंट्स में, अपॉइंटमेंट्स में, पोजीशंस को टाइम पे ना भरने के, कितने हेड ऑफ चेयरमैन और हेड पोजीशंस हैं जो इस टाइम खाली पड़ी हैं, एक पीएमओ से कितने पीएसयूज को कंट्रोल किया जा रहा है, फंड्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, एलआईसी का पैसा कितने नॉन कोर सेक्टर्स में लगाया जा रहा है, कितनी और नवरत्न कंपनियों का। अब आप देखिए, तेल की कीमतों में 32% टैक्स का हिस्सा सेंटर की सरकार का एक्साइज का, और उसके अलावा 20% से लेकर 22% का जीएसटी या वैट जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट्स के पास भी जाता है। इसकी भरपाई 4 लाख करोड़ रुपए सालाना हो रही है। उसके बावजूद आपका जो गैप है बिटवीन स्पेंडिंग एंड रेवेन्यूज पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात निकल के आती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा एफिशिएंसी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में होती है जिसकी अकाउंटेबिलिटी 100% हो।
अगर आप टाइम पे अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बैंक्स के एनपीए की बात भी की, 17,10,000 करोड़ का एनपीए हो गया है कॉर्पोरेट्स का। अगर मैं फोन उठाकर लोन बाय फोन की ऑप्शन ना रखूं कि मैं चेयरमैन को फोन करके फाइनेंस मिनिस्ट्री से नॉर्थ ब्लॉक से तो ये फोन होके ना जाए कि फलाने को लोन दीजिए और फलाने को पैसा दीजिए और फलाने का ये कर दीजिए, तो ये जो हस्तक्षेप रहता है कमेटियों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, ये सब मेन फसाद की जड़ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्राइवेट कंपनीज का एक कोर बिजनेस ग्रुप का एजेंडा रहता है कि जितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी उतना प्रॉफिट मार्जिन होगा। कोरोना काल में आपने देखा 2 साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज अंडर 50%, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी ना होने की वजह से ही सारी कंपनीज लॉसेस में आ गई, दे स्टार्ट कॉस्ट कटिंग। तब जब उन्होंने देखा कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम कर नहीं सकते तो प्रोडक्शन कम कर दो, शॉर्टेज क्रिएट होगी, प्राइसेस जब रिवाइज होके उतने ही आ जाएंगे, तब हम वापस प्रोडक्शन चालू कर देंगे। तो इन सब चीजों को देखकर अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की एनवायरनमेंट को बना के रख नहीं सकती, सिर्फ एक डिमांड सिर्फ सप्लाई साइड पे लगी हुई है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है इसलिए राशन नहीं बांटना है। आपको जानकर हैरानी होगी, एफसीआई और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मोनेटाइजेशन का प्लान बना गया है 28,600 करोड़ रुपए का, और उसमें 100 मिलियन टन अनाज पड़ा हुआ है जो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि 180 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दिया, 5 किलो आटा दाल चावल हम मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। मुफ्त किस बात का, ये तो हमारे टैक्स का पैसा है। दूसरी बात, सिर्फ 20 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, 24 करोड़ लोग आज की डेट में गरीबी रेखा से नीचे हैं, 48 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर 76 से सैकड़ा पार हो गया, 101 पर आ गया। वी आर 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। हमसे पाकिस्तान भी ऊपर है, हमसे नेपाल भी ऊपर है, हमसे श्रीलंका भी ऊपर है, हमसे बांग्लादेश भी ऊपर है। और हम कहते हैं कि हमें एमएसपी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनाज हमारे पास बहुत है। तो जब एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के गोदाम भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो हम लोग पीडीएस कैसे चलाएंगे, राशन कैसे मुहैया कराएंगे? भूख का कारोबार हो रहा है ये। लोगों को, लोग अगर कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएं, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। आज की डेट में हमारे आरएसएस के जितने भी बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, मोहन भागवत जी हैं, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट कम होना चाहिए। क्या उसके एवज में आप लोगों को भूखा मार देंगे? क्या उसके एवज में आप पीएसयूज को प्राइवेट हाथों में देके एक सेंट्रलाइज कंट्रोल दे देंगे? अब आप देखिए, एयरपोर्ट्स की जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो इट इज नोबडीज गेस कि वो प्राइवेट एयरपोर्ट किसके हाथ में जाएंगे। अगर रेल प्राइवेटाइज हुई तो 2 या 3 नाम आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन रेलवे प्लेटफॉर्म चलाएंगे। अगर बिजली की आपकी, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसमिशन लाइंस और भारतीय नेट लाइफ के अगर किए गए तो वो किसके पास जाएंगे? कोयले का इंपोर्ट इस देश में कौन करता है? बच्चा बच्चा जानता है। तो हम लोगों को इस बात पे विचार करना है कि जो हम बात कह रहे हैं उस बात, वेयर आर वी हेडिंग फॉर? अगर एयरपोर्ट का मोनेटाइजेशन हो रहा है तो वो एयरपोर्ट्स कौन चलाएगा? और अगर पोर्ट्स का मोनेटाइजेशन हो रहा है जहां 3,000 किलो की हशीश पकड़ी गई अभी रिसेंट में, और ये भी बात एनडीपीएस में निकल के आई कि 25,000 करोड़ की एक शिपमेंट ऑलरेडी निकल चुकी है, वहां तो आप बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन गुजरात में 50 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर देते हैं। पर जो स्टेट्स आपके पास नहीं है, पंजाब की, वेस्ट बंगाल की, असम की, वहां अपना बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन आप 15 किलोमीटर से उठा के 50 किलोमीटर कर देते हैं। आउट ऑफ रेफरेंस है, पर मैं वो रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि जहां बिजनेस की प्राइवेट प्लेयर्स को छूट दी जा रही है वहां सब कुछ संभव है, और जहां पे इनका कंट्रोल नहीं है वहां पे पुलिस राज है, मिलिट्री राज है, आर्मी राज है, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो जितनी भी ये बैड डेट्स हैं ये सरकार के सिर पे मरे। 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा किसानों का माफ करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, पर 17 लाख करोड़ रुपए की बैड डेट्स राइट ऑफ करने को तैयार है, डीमोनेटाइजेशन करने को तैयार है, फॉल्स जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करने को तैयार है। हमको ये बात पे सोचना पड़ेगा कि ये सरकार क्या अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रही है या कुछ और ही दिशा में हम लोग निकल पड़े हैं। Are we going to retain these PSUs and make sure that it goes down to the CSR responsibility, because CSR के अंदर एजुकेशन भी आती है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। आपने देखा कोरोना में 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील मिलते थे, 12 करोड़ बच्चों को। कोरोना में 2 साल से उन बच्चों को मिड डे मील्स नहीं मिले। मिड डे मील्स की वजह से कितना कुपोषण बढ़ा होगा, कितनी बेरोजगारी ऑलरेडी हम लोग इज इन हैंड।
और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, मोनेटाइजेशन से कितनी ऑटोमेशन हो जाएगी, जिससे और नौकरियां जाने का खतरा है, भूखमरी हो जाएगी, लोग खाना नहीं खा पाएंगे, लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, लोग हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। हेल्थ कितनी महंगी है। आपने इंग्लैंड का एग्जांपल दिया मार्गरेट थैचर का। मार्गरेट थैचर की कंट्री में एक बात है, वहां हेल्थ अभी भी फ्री है। एनीबडी ओवर एंड अबव अ सर्टेन एज and who's not employed, the government makes sure he gets some money as his pension and his health is taken care of. इस देश में तो ये वो भी नहीं है। तो हम तो जिसको कहते हैं ना कि we have taken the worst of every economy and we are trying to make India as a diaspora, हमको इस पे विचार करना पड़ेगा। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, क्योंकि यूके ही नहीं, जर्मनी में भी ऐसा है। और एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि यूएस में $60 बिलियन यूएस में तो उल्टा ही है। बल्कि यूरोप में लोग ताज्जुब करते थे जब यूएस का ये चल रहा था उबास साहब के, कि हाउ कैन पीपल ऑब्जेक्ट टू हेल्थ सर्विसेज बीइंग अवेलेबल टू एवरीवन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और एक जर्मनी में ताज्जुब की बात थी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जर्मनी में इंडिया से सस्ता है। वहां पे कोई 1500 यूरो में आप पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कर सकते हैं। खैर, पंजाब के बहुत स्टूडेंट्स जर्मनी जाते हैं पढ़ने के लिए। their preferred destination is Germany these days. जी, they learn German and they are going and taking their education in Germany right now. जी, तो ये हमारा अगले प्रोग्राम का, अगले सेशन का टाइम हो रहा है। उससे पहले हर्षवर्धन साहब, आपसे 1 मिनट में क्लोजिंग स्टेटमेंट पीएसयू सेल के बारे में, और फिर वी विल मूव ओवर टू द नेक्स्ट सेशन। देखिए, पीएसयू का सेल जो है वो एक सरकार का एक निर्णय है, उसमें अब आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। और मेरा अपना मानना है कि उस निर्णय का कोई तार्किक जस्टिफिकेशन नहीं है। ये एक पर्सनल व्यू है सरकार का, और कतिपय जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके प्रभाव में आया गया ये निर्णय है। और ये देश के लिए दुर्भाग्यकारी होगा। आने वाली पीढ़ियां उसका खमियाजा भुगतेंगी। और मेरा मानना है कि इस तरह के निर्णयों को अगर किसी तरह से रोका जा सके तो वो देश के और देश की जनता के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन साहब और आतमजीत सिंह साहब। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।